नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात लॉबी एक कांग्रेस के एक नेता से बहुत परेशान है। परेशान इसलिए कि वो गदर काटे रहते हैं। एक बहुत बड़े चैनल पे, जो देश का सबसे बड़ा चैनल है, उसने बीजेपी ने कहा कि भाई हमारे इन प्रवक्ता से बात करानी है तो सुरेंद्र राजपूत को नहीं आना चाहिए। कांग्रेस भी अड़ गई, बोले अगर हमारे यहाँ से कोई जाएगा तो फिर सुरेंद्र सिंह राजपूत ही जाएंगे। ऐसे फाइव ब्रांड नेता हैं, वो धुलाई करते हैं, धोबी पाठ मारते हैं। मेरे ऑफिस में आए मुंबई में तो मैंने मौका ढूंढा उनसे कुछ गुफ्तगू करने का। बड़ी मज़ेदार बातचीत है, सुनिएगा और कमेंट करिएगा। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद संजय भाई, आपको ये ऑफिस खूब तरक्की दे। थैंक यू भैया। और न्यूज़ चैनल जो आपका 4PM है वो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के मुंबई तक पहुंच गया है, दुबई पहुंच गया है, अब पूरी दुनिया में पहुंच गया है। क्या बात है। ये हमारी दुआ भी है, शुभकामना भी है। और जो आपने बात कही अभी, उसमें कुछ तथ्यात्मक सच्चाइयाँ और हैं। ये मसला किसी चैनल का नहीं था, ये मसला भारतीय जनता पार्टी का था। चैनल से कोई लेना देना नहीं था उस बात का। और भारतीय जनता पार्टी ने ये बदमाशी की थी। सुधांशु त्रिवेदी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लखनऊ से हैं। मेरे मित्र भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। नहीं वो मतलब मैं भी जानता हूँ, योगा आपके तो विश्वविद्यालय में और समय के दौर पे कर रहे हैं। तो वहां पर ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो उनका मीडिया था, वो ये कहता था कि अब सुरेंद्र राजपूत को सुधांशु मित्तल से नहीं बहस कराएंगे। सुधांशु मित्तल कह रहा, सुधांशु मित्तल त्रिवेदी जी से। तो भाई क्यों नहीं कराएंगे? तो बात आई कि क्यों नहीं कराएंगे, हम कुछ वो करते हो। तो वो जो बहस एक बार उन्होंने पहले भी अवॉइड की थी। कारण क्या है, क्यों? अब मुझे ऐसा लगता है कि तर्क शक्ति नहीं होगी। जबकि सुधांशु जी भी लॉजिक तो अच्छे हैं, योग है, वो भी ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है सुधांशु जी को तो अपने पर विश्वास हो, लेकिन भाजपा को ना विश्वास हो उन पर। अब घेराबंदी कर लो। हाँ, मतलब आज की डेट में भाजपा के इतने कुकर्म हो गए हैं कि हो सकता है सुधांशु जी भी ना क्या नाम उसको बचा पाए उन कुकर्मों को। तो इसलिए वो डर के भागे। इसीलिए उन्होंने उस चैनल से कहा कि भाई अगर सुरेंद्र राजपूत आएंगे तो हम सुधांशु जी को नहीं भेजेंगे। तो ये बात थी, इसमें चैनल से लेना देना नहीं था। बाकी हाँ, सत्ता समर्थन का जो चैनल है, जितने चैनल से हम भी जानते हैं, वो चाहे रूबिका का हो, चाहे वो अमन चोपड़ा का हो, चाहे वो क्या नाम वो अर्णव का हो, चाहे वो और तमाम जो चित्रा त्रिपाठी हो, हम खुलेआम कहते हैं, तो नाम लेकर के कहते हैं वो। लेकिन ये वाला मुद्दा तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भगोड़ापन। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने जो तो नाम भी ले दिए और आप लगातार टीवी चैनलों में जाते रहे हैं, पिछले कुछ सालों से विमर्श कितना खराब हो गया है और कारण क्या है इसका कि ये हिंदू मुसलमान का जो फसाद कराते हैं, टोपी वाले आ जाएंगे, टीके वाले आ जाएंगे। आप तो जब स्टूडियो में जाते होंगे तो जैसे ही कैमरा बंद होता है वही टोपी वाले दाढ़ी वालों को, दाढ़ी वाले टोपी वालों को तुरंत चाय पिला के गले मिलते हैं। तो ये जो सबके सामने ये नाटक होता है लड़ाई का, ये क्यों कराते हैं? उनको क्या लगता है, लोगों पब्लिक को मजा आता है? नहीं, जहर की खेती करके उसकी फसल काटना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है। आप देखिए, दुनिया में सब जानते हैं कि नशा खराब चीज होती है, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा अगर महंगी कोई चीज बिक रही है तो नशा ही बिक रहा है। तो ये नशेड़ी बना रहे हैं एक पूरी की पूरी पौध को, पूरे के पूरे समाज के बड़े हिस्से। किस चीज के? धार्मिक उन्माद के नाम। धर्म जबकि एक करता है, अधर्मी लोग उसको विभेद करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो अधर्मी लोग हैं वो धर्म की सियासत कर रहे हैं, चंदा चोरी करते हैं। आपसे बेहतर कौन जानता? आप तो रजिस्ट्रियां निकलवा करके लाए थे अयोध्या की मंदिर किया। गजब है, राम मंदिर के नाम पे बेईमानी कर ली लोग। 2 करोड़ रुपए की जमीन 4:55 पर लेते हैं लोग, बताते हैं, और 18 करोड़ की जमीन 5 बजे बेच देते हैं। लेकिन आप ये तो आप ही निकाल के लाए थे ना। हाँ। तो वो जो मंदिर के नाम पे खेल कर दिया लोगों ने। तो आप जो आदमी मंदिर बेच ले, जो आदमी राम को बेच ले, भगवान श्री राम को बेच ले, जो आदमी धर्म को बेच ले, तो उनके लिए सबसे सॉफ्ट है कि साहब हिंदू मुसलमान पे आम जनता को भरमाए रहो और पीछे से पूरा का पूरा जो विमर्श है या पूरे का पूरा जो हमारे संसाधन है उन पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो। अच्छा, लेकिन एक बात है सुरेंद्र भाई, आपकी भी कांग्रेस ज़्यादा नहीं कर पाई। देखिए, राम मंदिर बना, 1 साल में उसकी छत पक गई,
सबसे बड़ा मंदिर बनाया, जिसकी मार्केटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा मंदिर बना नहीं, हाँ। एक साल में छत टपक गई। वो जो 2 करोड़ की रजिस्ट्री सुबह से हुई और शाम तक 18-20 करोड़ में बिक गई, वो पैसा 20 करोड़ को निकल के कहाँ बटा। आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कमज़ोर है, आप लोग पता कर नहीं पाए वो पैसा कहाँ निकल के किसको गया, क्योंकि बीजेपी के एमएलए का नाम था, बीजेपी के मेयर का नाम था। अब एक बात बताओ संजय भाई, जब आप लोग कुछ नहीं कर पाए तो हम कैसे कुछ करते? 2014 से पहले मैं आपको खुली बात बता, हाँ। अच्छाइयाँ कमजोरियां सब बताता, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सच बोलने के लिए बैठे। 2014 से पहले कि जितने जो सो कॉल्ड अनियमितताएं थी, जिनको कोर्ट ने बाद में खारिज किया कि नहीं, हाँ 2G कॉमनवेल्थ सारे, आप बॉफोर्स से शुरू करो ना। हाँ ठीक बात है। मैं बॉफोर्स से शुरू करता हूँ। हाँ ये सब किसने निकाले? क्या भाजपा ने निकाले? नहीं, मीडिया ने निकाले थे, आगे ने निकाले। आप बताओ, मीडिया ने निकाले थे ना। मीडिया इन्वेस्टिगेट करती थी, हम लोग सत्ता में रहते हुए मीडिया को रोकते नहीं थे, और विपक्ष उस मीडिया के उन सवालों को उठाता था संसद में, और संसद ठप होती थी। यही तो था। तो आप ये चीज जो काम मीडिया को करना है वो आप कांग्रेस के पल्ले क्यों डालते हैं? अच्छा, लेकिन एक बात सुनिए, ये सच्चाई आप भी जानते हैं, नेटवर्क 18 जैसा बड़ा समूह अंबानी ने खरीद लिया, एनडीटीवी अडानी ने खरीद लिया, बाकी उद्योगपति आ गए अखबार के धंधों में खरीद लिया। तो जब आपकी आंखों के सामने पूरी मीडिया उद्योगपतियों ने खरीद ली, तो फिर भूमिका आपकी बचती है। जो हम जैसे चैनल हैं तो उन पे आप देख ही रहे, मेरे पे क्या क्या हो जाता है। मेरे तो आपको तो हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हमारे शानदार साथी हैदर साहब ना हो या कपिल सिब्बल जी ना हो, हाँ तो बैंड बच जाए, तो बैंड बच जाए, क्योंकि लोग तो आपको बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, बड़े अरबपति समझते हैं। एक पैसा नहीं लेते हैं वो लोग दोनों, ना हैदर भाई ना आज तक, ना कपिल। वो असलियत जानते हैं ना। वो बेचारे, मैं तो डर रहा था कपिल सिब्बल जी से। मैंने कहा कि सर फीस, मुझे लगा कि तो करोड़ों में दे तो पाऊंगा नहीं। बोले फीस मेरी बहुत है, मेरी हवा था खराब। मैं कहा जी, बोले फीस मेरी ये है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूँगा। मैंने कहा ज़िंदगी में इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है कि आप मेरा इंटरव्यू करो। तो फीस ना हैदर भाई ने कभी आज तक रुपये लिया, ना कपिल साहब ने लिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब आपको पता है कि मीडिया के बड़े बिक गए, तो फिर विपक्षी भूमिका तो आपको एकला चलो वाले सिद्धांत से अकेले लड़ना पड़ेगा ना। एक बात बताओ ना, हम क्या नहीं कर रहे हैं? आप पिछले 14 से लेकर के 26 हो गया है, इसमें अगर कोई घोटाला उजागर किया है तो हम ही ने तो किया, किसी अखबार वाले ने तो नहीं किया। आप बताओ, राफेल का घोटाला किसने उजागर किया? महाराष्ट्र में जितना स्कैम्स हुए किसने उजागर किए? 2014 की बात कर रहा हूं। ठीक, जब कोरोना आया था उत्तर प्रदेश में, आप लोग देख ही रहे थे कि जो किट का घोटाला किसने उजागर किया था। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने घोटाले, चाहे खाद्यान्न का घोटाला हो, चाहे राफेल का घोटाला हो, चाहे पेगासस का घोटाला हो, पेगासस का भी आपके सामने किसने किया था? सीबीआई को रात में 1:30 बजे डायरेक्टर को चेंज किया। ठीक है, आप बताओ, नोटबंदी की बात हो कि आरबीआई से अप्रूवल नहीं आया था 45 दिन बाद, किसने किया? किसी मीडिया वाले ने तो किया नहीं। ये तो सब कांग्रेस ने की। कांग्रेस के पास, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने किए, बट कांग्रेस के पास लिमिटेशन है। हमारे पास एक्सेस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है ना, हमारे पास एक्सेस नहीं है हमारे पास। तो जो राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम, आपको एक बहुत बड़ा घोटाला बताता हूं, जितना बड़ा मतलब इतिहास में कभी नहीं हुआ। महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी में 1,52,000 वोट फर्जी। ये घोटाला किसने निकाला? राहुल गांधी ने निकाला। हरियाणा में 19 लाख वोटर डुप्लीकेट, ये घोटाला किसने निकाला? कांग्रेस पार्टी ने निकाला। अब जब हम घोटाले निकाल चुके हैं तो इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन या तो सरकार करे, जो करेगी नहीं, जो कभी नहीं करेगी, और या फिर मीडिया एजेंसी करे, वो भी कभी नहीं करेगी। तो फिर विकल्प क्या है? अब मुझे बता, नहीं, जो पहली चीज, जो पहला आपका सवाल था ना कि विपक्ष करे, तो विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष को काम करने के बाद, आरोप लगाने के बाद, उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, सीबीआई में उनका डायरेक्टर बैठा है, राहुल गांधी जी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन अपना डिसिडेंट नोट दे करके तो आ सकते हैं। आपने कभी सोचा कि गवर्नमेंट 3 आदमियों की कमेटी, एक होम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, तो होम मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में जाएगा या पीएम होम मिनिस्टर के अगेंस्ट में जाएगा?
नहीं, ये बात तो सबको पता है, लेकिन अब करेंगे क्या? ज्ञानेश कुमार जैसा नाकारा चुनाव आयुक्त कभी आ नहीं सकता। ईडी इनकम टैक्स उनकी जेब में, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर टिप्पणी करूंगा तो मुकदमे लग जाएंगे। लेकिन हालात आप भी देख रहे हैं कि क्या है वहाँ पे, कि गणेश जी की आरती करने के लिए हमारे विश्व गुरु जी चले जाते हैं उनके घर पे, तो जजों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लेकिन फिर इस सिस्टम में बंगाल के चुनाव के बाद बड़ा सवाल ये हो रहा है कि अगर इतनी ही बेईमानी, इतनी ही करप्शन के साथ वो जीतते आए हैं तो फिर जीतेंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पे, कि उत्तर प्रदेश में भी फिर यही होगा? नहीं, उत्तर प्रदेश में हमें एसआईआर के लिए टाइम मिल गया है। वो उस जगह पे बंगाल इनका अंत है और इनके पतन की आरंभ है। कैसे? लॉजिक से समझाइए। मैं लॉजिक से बताता हूँ। इन्होंने बिहार में एसआईआर की 4 महीने का समय दिया, बंगाल की एसआईआर हुई 5 महीने का समय, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के 1.5 साल से ज्यादा का समय दे दिया एसआईआर। तो हमारा वर्कर, हमारे का मतलब कांग्रेस का, क्योंकि आप तुरंत कह दोगे कि कांग्रेस के पास क्या है, क्या संगठन नहीं है, तो हमारा मतलब हमारा इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का, सपा का, गांव गांव गया, पांव पांव गया, नगर नगर गया, डगर डगर गया। और आप देखो लखनऊ जैसी जगह से कितने वोटर लोकसभा के कम हुए। एक विधानसभा लखनऊ कैंट, जहां से माननीय ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री एमएलए, 3,40,000। कितने वोट कम हुए आपके सामने देखो, वोटों की संख्या देखो। तो हमने वो चीज मुस्तैदी से की, जिसमें मैं अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा, वो बहुत मुस्तैदी से लगे। और आप देखो कि अब उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी बेईमानी करने की, उसकी ज्यादा वोट कम हो गए तो उन्होंने कहा वोट जो है फार्म 6 के जरिए बढ़वाओ। तो जहां 3 लाख वोट कम हुए, फार्म 6 के जरिए 80,000 वोट आपने बढ़वाओ। फिर इन्होंने एक बेईमानी करी कि फार्म 7 के जरिए विपक्षियों के वोट कटवाओ। अब फार्म 7 पे दस्तखत होते हैं। अब पता चला कि जिसके नाम से दस्तखत किए फार्म 7 पे भाजपा वालों ने, वो आदमी को लिखना ही पढ़ना नहीं आता, मीडिया के सामने पेश कर दिया, वो तो अंगूठा छाप है, उसके दस्तखत। तो जब ये सारा काम किया, हमें समय मिला ना, तो हम ये सारी बेईमानियां पकड़ पा रहे हैं। अब ये रुक गए। तो उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर के जरिए बेईमानी करना चाहते हो आप, वो बेईमानी नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, बंगाल में 15 साल से ममता जी का शासन था, तो जो भी लड़ाई होगी शासन के खिलाफ होगी, ये तो आप समझते। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से शासन भारतीय जनता पार्टी का, तो यहाँ का नल नील कोल भील पिछड़ा दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान अल्पसंख्यक सब किससे परेशान है? हमारी सरकार से थोड़ा परेशान है, हम तो विपक्ष में, उनकी सरकार से परेशान। 69,000 शिक्षक 23 बार सुप्रीम कोर्ट में बेचारे चंदा इकट्ठा कर करके अपने वकील खड़े कर रहे हैं, एक बार भी सरकार नहीं दी। 5 लाख पद खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश में, सरकार उनको निकालने की वही नहीं कर रही है। ठीक, आपको बताऊं मैं, दलितों को उत्तर प्रदेश में पेशाब चटवाया जा रहा है, महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है एनसीआरबी में। तो ये जितने सवाल हैं, एसआईआर पर हमको समय मिला, और ये जनता से जुड़े हुए जितने सवाल हैं, वो सब सरकार के खिलाफ। ठीक बात है, माहौल तो बनता ही है। लेकिन एक आखिरी सवाल, हमेशा होता है कि चुनाव सिर पे आता है, आप लोग लड़ते रहते हैं, अभी भी कुछ बयान आ रहा है कि कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए, गठबंधन से नहीं, आप ही की पार्टी के अलग लोगों का बयान आता है। क्या आप लोग एक गठबंधन में जाएंगे, क्या लग रहा है, या अलग अलग लड़ेंगे? देखिए, चाहे राहुल जी की बात ले लीजिए, चाहे अखिलेश जी की बात ले लीजिए, दोनों ने स्पष्ट कहा है गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के बैनर पे चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटें कांग्रेस? 403 सीटों पर। कांग्रेस कितनी सीटें? 403। हाँ, नहीं तो हमारी बातें मत करिए, कांग्रेस बताइए। कांग्रेस भी 403 सीटों पर लड़ेगी। सिंबल किसी का कोई, सिंबल कांग्रेस के सिंबल कितने होंगे? कांग्रेस के सिंबल तो अखिलेश जी और राहुल जी तय करेंगे। हाँ, ये गोली। लेकिन मजा, मैं आपको बताऊं इसमें ना, तो मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी मतलब साफ साफ बता कि एक तो गठबंधन 3 लोगों को तय करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी। बाकी किसी चौथे आदमी की मुझे नहीं लगता कोई भूमिका है गठबंधन। एक बिल्कुल क्लियर है, मैं सहमत हूं आपकी बात है, कोई गठबंधन में भूमिका नहीं। और जो आप बात कर रहे हैं ना बयान की और उसकी और मतभेद की, मैं आपको बड़ी उल्टी बात कहता हूँ। मैं तो खुश होता हूँ मतभेदों से,
क्योंकि लोग बात कर रहे हैं। चर्चा। एनडीए में आपको मतभेद दिखाई देते हैं क्या कहीं? वहाँ तो कारपोरेट डर है। मुर्दा आदमी ही खड़ा होता है, जिंदा आदमी लचीले होते हैं। तो एनडीए जैसा हमें गठबंधन नहीं करना है। हमारे गठबंधन में सारे नेता बराबरी के हैं, सारे नेता इज्जतदार हैं, सारे नेता एक दूसरे की बात कहेंगे भी, सुनेंगे भी, मतभेद भी रखेंगे और अपने विवाद का समाधान संवाद से करेंगे। गठबंधन होगा, हम जीतेंगे, उसके बाद जीतने के बाद भी हम सरकार जब बनाएंगे तब भी खींचातानी होगी, क्योंकि खींचातानी में पब्लिक का फायदा है। सहमत हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, आपने मुझसे बातचीत की। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया।